अभी हमको अभी हमको देखना है तीसरा टॉपिक हमारा, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कितने तरह का होता है समझ लेना है, हमको ठीक से समझ लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। लेकिन एडजॉर्प्शन को समझने से पहले हमें एक बात ठीक से बता देनी चाहिए। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एडजॉर्बेंट पे पाया जाता है, और जब भी एडजॉर्प्शन होने लगेगा तो रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, कम होने लगेगा, क्योंकि ऊपर से जो है वो एडजॉर्बेंट आने लगेगा और सारे फोर्सेस बैलेंस होने लगेंगे। होपफुली समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक हमने जो डील किया था लास्ट टाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि तीन बातें ध्यान रख लीजिएगा। डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यानी थर्मोडायनामिक्स रूल के हिसाब से डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से, टी इज टेंपरेचर ओवर हियर, टी डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, नाउ विल कम टू द टॉपिक टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कितने तरीके का होता है भाई मेरे? एडजॉर्प्शन सिर्फ दो तरीके का होता है, ठीक से समझ लेना, बहुत आसान है और आसानी से समझ जाओगे अगर अपने को यहां पे रखोगे, ध्यान से पढ़ोगे। एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, आवाज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना भाई। एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन या एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्यों, समझ में आएगा। और फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए, अपने अंदर बसा लेने के लिए मेरी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा, बहुत मन से यहां पे रहिएगा और सीखते रहिए। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन को समझना है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का सिंपल हमने एक एग्जांपल लिया है और उसी से पूरा आपको समझना है और हमेशा के लिए दिमाग में रख लेना है। हमने एक मेज लिया है, ये हमारा मेज है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप कैसा मेज लेना पसंद करते हैं। ये हमने एक मेज लिया है और मेज के ऊपर कुछ धूल के पार्टिकल्स हैं जो चिपका दिया है मैंने मेज के ऊपर। तो ये जो मेज है उसको हम क्या बोलेंगे भाई? एडजॉर्बेंट बोलेंगे। भगवान करें आपको समझ में आता है सारा कुछ। और ये जो धूल के पार्टिकल्स हैं, धूल के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे। एडजॉर्बेंट बोलेंगे। तो सिंपल सी बात मैं बोलूं मेरे भाई, मेज पर धूल का चिपकना, फर्श पे धूल का चिपकना, ये सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिजिजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। कैसे, क्या, कौन सी कहानी है, सब जान जाओगे। दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं या एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन बोलते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये फिगर है क्या। ये फिगर कुकर का है, एल्युमिनियम का कुकर जो हमारे सबके किचन में पाया जाता है। जब हम नया खरीद के लेके आते हैं इस कुकर को, एल्युमिनियम के कुकर को, तो नया कैसा होता है? चमकता रहता है। कुछ दिनों के बाद जब घर में बहुत यूज हो जाता है इस कुकर का, तो धीरे धीरे करके इसका कलर फेड हो जाता है और हमको लगता है कि किसी को लगता होगा कि ठग लिए गए। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी बात को समझिएगा। जब हम इस कुकर को लेके आए थे तब बिल्कुल नया था, चमक रहा था। कुछ ही दिनों तक यूज करने के बाद ये फेड हो जाता है, इसका कलर जो होता है धुंधला हो जाता है। इसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी बात आप समझ लो, ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्युमिनियम की पोजीशन काफी ऊपर रहती है और एल्युमिनियम को हम एक्टिव मेटल मानते हैं। एल्युमिनियम को काफी रिएक्टिव मानते हैं हम, जो कि इजीली रिएक्ट किसी से कर सकता है। तो अगर एल्युमिनियम रिएक्टिव मेटल है मेरे भाई, तो उस रिएक्टिव मेटल को हम कुकर की तरह क्यों यूज कर रहे हैं?
उसमें मसाला डालेंगे तो मसाला एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके मसाला एलिमिनेट ना हो जाएगा, मसाला एलिमिनेट। बात समझ में आ रही है? तो एल्युमिनियम रिएक्टिव होने के बावजूद भी हम उसके कुकवेयर्स बनाने में यूज क्यों करते हैं एल्युमिनियम का? बात समझना चाहिए, ये भी क्वेश्चन एक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एल्युमिनियम इनफैक्ट जब आप खरीदते हो तो पहले से ही आपको बताया जाता है कि एल्युमिनियम में पहली बार कुछ खाना पकाने से पहले आप उसमें पानी भर के इसको बॉयल कर लो। और पानी भर के बॉयल करने के लिए इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एल्युमिनियम जो कि काफी रिएक्टिव मेटल होता है, वो एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मेरे भाई अनस्टेबल होता है, जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको विजुलाइज करने के लिए हम ये कहते हैं कि ये अगर एल्युमिनियम की लेयर है, ये सारी कुकर में अगर एल्युमिनियम की लेयर है तो इस एल्युमिनियम की लेयर पे ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएंगे मेरे भाई? एडजॉर्ब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहना चाह रहा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन अगर पढ़ना है तो मेज पे धूल जो जम जाती है उसी की प्रक्रिया को अपने दिमाग में रखना होगा, उसी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और दूसरा, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन समझना होगा तो कुकर के ऊपर जो ऑक्सीजन की लेयर बन रही है, इन रिएक्शंस के तहत और जितनी सारी बातें मैंने की उसके तहत ये जो ऑक्सीजन की लेयर कुकर के ऊपर बन रही है, ये ऑक्सीजन की लेयर की प्रक्रिया जो है वो केमिकल एडजॉर्प्शन के तहत बनेगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो अभी अगर आप समझ गए तो आगे हमारे लिए सारी बातें आसान हो जाएंगी। जब भी एडजॉर्प्शन होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, तो केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होता है, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन, जिसमें पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। और जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन का ग्राफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन को ग्राफिकली तरीके से समझें तो याद करिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बताया जाता है कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है मेरे भाई, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये किसकी एनर्जी है? प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। जब हम रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देते हैं, हीट करते हैं, तो वो धीरे धीरे रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके पुराना बॉन्ड रिएक्टेंट का ब्रेक हो जाता है। पुराना बॉन्ड जो भी है, इसके अंदर मेटलिक बॉन्ड होगा, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा, वो सारे ब्रेक हो जाते हैं और नया इंटरेक्शन बनता है, नया बॉन्ड बनता है, जो कि वहां पे धीरे धीरे लॉस करके, एनर्जी लॉस करके वो प्रोडक्ट के फॉर्म, जिसे वन इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये पूरा का पूरा इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं। और इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को आपको केमिकल काइनेटिक्स में समझाया जाता है। इनफैक्ट आपको आसानी से समझ में भी आ जाता है। यहाँ पे दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो पहले रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो बाहर से एनर्जी देते हो, शायद आपको याद हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस होल एनर्जी इज सिंपली कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो एनर्जी, रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। पुराना बॉन्ड तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है, हीट जब दोगे तो दोनों एक्टिवेटेड हो जाएंगे, दोनों रिएक्टेंट एक्टिवेटेड हो जाएंगे, उसमें नया इंटरेक्शन बनने लगेगा और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, जिसकी वजह से एनर्जी जो भी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कैसा है। फिलहाल तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखाया आपको। मतलब सिंपल केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल एडजॉर्प्शन होता है और मेज पे धूल का जमना फिजिकल एडजॉर्प्शन के तहत होता है। तो सर, ये सारी बातें अगर आपने बता दी तो अब हमको कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जो हम यूज करके अपने दिमाग में हमेशा के लिए रिमाइंड कर पाएंगे कि एक्चुअली में फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन होता क्या है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलो मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे धूल पे सॉरी मेज पे धूल अपने आप जमता है या कोई लेके आता है? कोई महानुभाव होंगे आप में से कई होंगे। मेज पे धूल अपने आप जमता है या फिर उसको ले आया जाता है, धूल के पार्टिकल्स को, आ जा भाई मेरे मेज पे जमा हो जा। भाई अपने आप होता है। और जो भी प्रक्रियाएं अपने आप होती हैं, जहां पे बाहर से एनर्जी कुछ देने की जरूरत नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं पैसिव। तो हमेशा ध्यान रखना, ये कौन सा प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। और आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेज पे धूल का जमना याद है तो वही है फिजिकल एडजॉर्प्शन। उसकी सारी चीजें आप धीरे धीरे ट्रेस कर लेना।
ये पैसिव प्रोसेस है क्योंकि मेज पे धूल अपने आप आ रही है। ओके, गॉट इट, पैसिव प्रोसेस। अब बताओ यहां पे मेज पे धूल की एक ही लेयर बस जमेगी कि कई लेयर जम सकती हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे ही जम सकता है। कई लेयर्स हो सकती है, एक ही लेयर होगा। भाई एक दिन झाड़ू नहीं लगाएगा तो पहली लेयर, दूसरे दिन लगाएगा तो दूसरी लेयर, तीसरे दिन नहीं लगाएगा तो तीसरी लेयर। तो इस तरह से कई लेयर जमा होती जाती हैं। तो हमेशा फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। मेरे भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बता कि मल्टी लेयर्ड क्या होता है, एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट? नहीं बता पाए तो पक्का बेवकूफ हो मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ लो, जीवन तुम्हारा रहेगा। मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड का मतलब है क्या? एडजॉर्बेट मल्टी लेयर्ड रहेगा या एडजॉर्बेंट? एडजॉर्बेंट समझते हो यार। दूसरा, तीसरा, फिजिकल एडजॉर्प्शन समझ में आ गया, मेज पे धूल का जमना। मेज पे धूल अपने आप जमती है, पैसिव प्रोसेस है। और मेज पे धूल की कई लेयर्स पड़ सकती हैं, एडजॉर्बेट की कई लेयर पड़ सकती है, तो इसलिए कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। ओके, तीसरा, इस मेज पे केवल धूल ही जम सकता है या कुछ और भी? ध्यान होगा, पानी को गिराओगे ना, कांच पे कभी पानी गिरा हो और सूख गया हो तो देखी होगी। भाई मेज पे धूल भी जम सकता है, पानी भी जम सकता है। कभी चावल और रोटी गिराओगे तो अगर उसको आपने साफ नहीं किया है तो वो भी वहां पे क्या होगा? बॉन्ड बना लेगा, चिपक जाएगा, छुड़ाने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो कोई भी एडजॉर्बेट मेज के ऊपर आके चिपक सकता है। तो यहां पे हम बोलेंगे नॉट एडजॉर्बेट स्पेसिफिक, नॉट एडजॉर्बेट स्पेसिफिक, नॉट एडजॉर्बेट स्पेसिफिक मतलब कोई भी एडजॉर्बेट आके यहां पे चिपक सकता है। चौथा, मेरे भाई ये बता दो मुझे कि धूल जो मेज पे पड़ रहा है, उस धूल में और मेज में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड की क्या हालत होगी? उस बॉन्ड की क्या हालत होगी? बॉन्ड के बारे में मैं बात करूं तो बॉन्ड के बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है। एक मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड और एक एटम के बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड। एटम के बीच में जीवन में दो ही तरह का बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाने वाला प्राइमरली, याद रखना, प्राइमरली तीन ही तरह का बॉन्ड होता है। एक को हम बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। क्या बोलते हैं भैया जी? डिस्पर्सन फोर्स। ध्यान से देख लो, स्पेलिंग मेरी ध्यान देखना। दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जीवन में केमिकल बॉन्ड सिर्फ 5 तरह के होते हैं। 2 तरह के एटम के बीच में पाए जाते हैं और 3 तरह के मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाते हैं। अब इसलिए ये बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं और ये बॉन्ड को हम वीक मानते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में पाया जा रहा है। इसकी सारी स्पेसिफिसिटी आप चैप्टर्स में पढ़ते हैं। तो यहां पे आप मुझे बताइए कि धूल के पार्टिकल्स और एडजॉर्बेंट के सरफेस पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है वो कौन सा होगा? ये वीक वाला होगा या स्ट्रॉन्ग वाला होगा? भाई मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है यार, इतना तो कॉमन सेंस है। धूल एक मॉलिक्यूल समझ लो धूल को, और यहाँ पे भी सरफेस के पार्टिकल्स जो इंडिपेंडेंट हैं उनको भी आप मॉलिक्यूल समझ लो। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ऑब्वियसली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, प्रेजेंट। जस्ट लुक इट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेनली प्राइमरीली 3 तरह का होता है, डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है। अब अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा तो थोड़ी देर पहले आपने किसी टॉपिक में पढ़ा है, इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन में पढ़ा है कि एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली ये भी एक्सोथर्मिक होगा। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो यहां पे जो हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा? अब इसलिए V के वाई करें तो कम होगा और ये तकरीबन 20 to
40 किलो जूल पर मोल के हिसाब से पाया जाता है। ये रैंडम एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, आप इसको याद कर सकते हो, और नहीं भी याद करना हो तो हल्का फुल्का आपको कंपैरेटिवली ध्यान रखना होता है, उसका मैं ध्यान रखूंगा, मैं भी ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करो। तो बात समझ में आई। फिजिकल एडजॉर्प्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। हमेशा पैसिव प्रोसेस होता है। मल्टी लेयर्ड ऑफ एडजॉर्बेट कैन बी फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। कभी भी कोई भी एडजॉर्बेट आके सरफेस पे जा सकता है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे एंथैल्पी चेंज कम होता है किसी कंपैरिजन में, ऑब्वियसली केमिकल एडजॉर्प्शन के कंपैरिजन में। एंड द लास्ट वन मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओगे, इज दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल? रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल? भाई धूल जम गया मेज पे, तो फटका मार के धूल को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, और फिर अपने आप धूल आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। सो डोंट वरी टू से इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एडजॉर्बेट आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपको अनायास ऐसे ही अपने आप याद हो जाएगा अगर सिर्फ इतनी बात को ध्यान रखेंगे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है मेज पर धूल का चिपकना। ये रहा केमिकल एडजॉर्प्शन। होप आपको सब समझ में आ गया हो। दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस केमिकल एडजॉर्प्शन। यू हैव टू टेल मी आउट what exactly it is. So tell me, is it passive process or active process? केमिकल एडजॉर्प्शन पैसिव होगा या एक्टिव होगा? कुछ लोग तो कॉमन सेंस लगा के बोल दो कि ये एक्टिव होगा, और जो समझ नहीं पाया उसको वो समझे कि यहाँ पे एल्युमिनियम और वाटर क्या अपने आप रिएक्ट करेंगे? यू हैव टू टेक द बॉइलिंग वाटर ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो एल्युमिनियम और वाटर अपने आप रिएक्ट नहीं करेंगे। एल्युमिनियम और वाटर को रिएक्ट कराने के लिए, ताकि अच्छी खासी लेयर बन जाए एल्युमिनियम ऑक्साइड की पूरी के ऊपर की तरफ, बाहर और अंदर की तरफ, आपको पानी को बॉयल करना पड़ता है। और जब एल्युमिनियम को पानी में आप बॉयल करेंगे, तो बॉयल करने का मतलब बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, तो मेरे को बताओगे कि क्या सीन है यहाँ पे? कैन यू प्लीज टेल मी, इज इट एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस? इज इट एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस? मैं यहां पे लिखता हूं, इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। इट इज व्हाट? इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। बच्चा लोग बोल दो अपनी जबान से, एक्टिव प्रोसेस। इट इज एक्टिव प्रोसेस। दूसरा, मल्टीलेयर, लेट मी से, आई एम सॉरी, गिव मी पच। इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लें, तो इसको मैंने इसीलिए नहीं बिठाया था कि अगर आप इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखेंगे जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ के आए हैं, तो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। पहले रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, बाद में प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी हो गई। तो इस रिएक्टेंट को एक्टिवेट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, और इस बाहर से जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसका नाम याद हो तो बता दो, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान हमेशा किस तरह की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? एक्टिवेशन एनर्जी की। सो भगवान करें आपको समझ में आ गया हो, why do we call chemical absorption as activated absorption? Because it require energy to happen. बाहर से यहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, ताकि ये प्रक्रिया हो जाए। ओके, होप यू गॉट। तो केमिकल एडजॉर्प्शन की मैं बात करूं, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है इसके इन ल्यू। ये एक कौन सा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। बिकॉज वहीं पे आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी एज शोन इन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। गॉट इट? आर यू ऑल गेटिंग? चलो, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट वन। बात समझ में आया कि इट इज एक्टिव प्रोसेस। इट इज ए व्हाट प्रोसेस? एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज इट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ टेल मी आउट, क्या यहां पे भी एडजॉर्बेट के मल्टीलेयर बनते हैं?
नहीं मेरे भाई, एक बार केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जब एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन इंटरेक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है, तो दोबारा ऑक्सीजन की लेयर नहीं आ सकती है। कारण क्या है कि वो एल्युमिनियम अब अवेलेबल रह ही नहीं गया सरफेस वाला। तो यहां पे मल्टी लेयर नहीं बनता है, यहां पे मोनोलेयर होता है। मोनोलेयर 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 एडजॉर्बेट का पाया जाएगा इस केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान। एक ही लेयर एडजॉर्बेट की पाई जाएगी केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान। थर्ड वन, फिजिकल एडजॉर्प्शन तो एडजॉर्बेट पे डिपेंड नहीं करता था। इट वाज नॉट एडजॉर्बेट स्पेसिफिक। विल इट बी? भाई यहां पे नाइट्रोजन आके एल्युमिनियम से नहीं चिपकता है। भाई यहां पे कोई और मॉलिक्यूल है, हीलियम आके नहीं चिपकता है। यहां पे स्पेसिफिकली ऑक्सीजन ही आके चिपकेगा, और यहां पे एक Al2O3 की पैसिव लेयर इसके चारों तरफ बन जाती है, और वो पैसिव लेयर इतनी इनर्ट होती है जिसकी वजह से अब मसाला या कोई भी चीज उस एल्युमिनियम के बर्तन से रिएक्ट नहीं करने पाता। एक ही लेयर बनती है, और वो एक लेयर जो होती है वो एडजॉर्बेट स्पेसिफिक होती है। तो माइंड दिस वन आल्सो, इट इज एडजॉर्बेट स्पेसिफिक। इट इज एडजॉर्बेट स्पेसिफिक मतलब सॉरी, केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेट ही एडजॉर्बेंट से जुड़ेगा। फोर्थ वन, यहां पे बताओ, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई एटम एटम के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको दिखनी नजर आ रही है, तो यहां पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। मैं बेवकूफ नहीं हूं और आप भी नहीं हो, भगवान करे कभी ना हो। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस स्टेटमेंट में कुछ गलती है? यस, there is no molecular force of attraction present in this chemical absorption. यहां पे प्रॉपर बॉन्ड पाया जाता है और प्रॉपर केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, और मेनली वो केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। मैं थोड़ा सा इसको एब्रिविएट करके लिख रहा हूं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स पाए जाते हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, एंड दैट आर मोस्टली प्राइमरीली आयनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। पांचवां पॉइंट, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक होगा। सारे एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होंगे, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो। लेकिन यहां पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, विल इट बी लेसर और ग्रेटर? यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगी। 200 या 200 से ज्यादा होगी। आप इसको नेगेटिव बात लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। डेल्टा एच के टर्म में लिखेंगे तो हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। मेरे को बताओ, लास्ट पॉइंट, इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? केमिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? देखो, मेटलर्जी जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो मेटलर्जी में आपको बताया जाएगा कि एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिनियम मेटल का ओर होता है, और एक बार एल्यूमिनियम Al2O3 में कन्वर्ट हो गया तो अब कितनों भी रगड़ लो बर्तन, वापस पुरानी तरह से नहीं चमकेगा। अगर आपको इससे एल्युमिनियम बनाना है तो मेटलर्जिकल प्रोसेस को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर एल्युमिनियम के ऊपर Al2O3 की लेयर बन गई है तो Al2O3 की लेयर हाईली इनर्ट होगी। अब उस Al2O3 से अगर वापस आपको एल्युमिनियम बनाना होगा तो विम बार का यूज करके नहीं कर सकते हैं, आपको वापस मेटलर्जिकल प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा। गॉट? इतनी बात समझने के बाद अब तो बता दो मेरे भाई कि यहां पे ये केमिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? थैंक यू सो मच। Irreversible process. Okay, let me revise the whole thing again. We were just talking about the adsorption and we were focusing on the type of adsorption. There are two type of adsorption.
physical adsorption as well as chemical adsorption. Physical adsorption is also called as physisorption, while chemical adsorption is called as chemisorption as well as activated adsorption. There are 6 characteristics of physical adsorption. It is always passive process, multilayer adsorbate is formed. यहाँ पे adsorbate की specificity नहीं पाई जाती है. Any adsorbate can adhere on the adsorbent. Intermolecular force of attraction is always weak between the adsorbate and adsorbent. It is exothermic process obviously, but the enthalpy change is much less. It ranges between 20 to 40 kilojoule per mole. It ranges between 20 to 40 kilojoule per mole. It is a reversible process. When we talk about this chemical adsorption, it is always active process. Monolayer of adsorbate is formed. Adsorbate specific होता है. यहाँ पे strong chemical bond of present between the adsorbate and adsorbent, that is ionic and covalent bond. It is also exothermic process, but enthalpy changes too much high. Heat जो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, and that is enthalpy change की टर्म में बोले तो delta H is equal to 200 kilojoule per mole or greater. It is obviously irreversible process. Hope you got all this point. This is it. This is Praveen signing out until we meet again. Thank you so much.